मेरा अनुरोध है सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों से है, थोड़ा सा आप लोग इधर एक तरफ आ जाएंगे तो लोगों को देखने को मिल जाएगा। फोटो ले लो, उसके बाद हाँ जी, फोटो ले ले, फोटो लेके। भारत माता की जय। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के इस व्यापारी सम्मेलन में हमारे बीच में मंच पे मौजूद यहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी, यहाँ के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी और मेरे बुजुर्ग, मंच पे मौजूद विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री सुरेश अग्रवाल जी, हमारे साथ व्यापार संगठन के प्रदेश के महामंत्री श्री ब्रजेश शुक्ल जी, मंच पे मौजूद श्रीमती ईरा श्रीवास्तव जी, श्रीमती पुष्पा सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री अनिल शुक्ला जी और सभी सम्मानित, मैं देख रहा हूं कि सामने बैठे हुए सम्मानित व्यापारी बंधु, पत्रकार बंधु, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी बंधु, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे आए हुए सभी व्यापारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी का स्वागत करता हूँ। लखीमपुर कई बार मेरा आना और मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ कि अभी कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश ये उपचुनाव हुआ था जनपद में गोला विधानसभा सीट का, और उसमें मुझे व्यापारियों के बीच में आने का मौका मिला। मैं लखीमपुर की जनता को भी धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बड़ी जीत दिलाकर लखीमपुर के लोगों ने जो जन विश्वास और जो विश्वास हमारे प्रति व्यक्त कर किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी भी हूं और बहुत धन्यवाद भी देता हूं। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि व्यापारियों के बीच में, और मैं लगातार पिछले 6 महीनों से जनपदों में, मंडलों के में जाकर व्यापारी बंधुओं से वार्ता कर रहा हूं। करीब 15 से 16 जनपदों में व्यापारी सम्मेलनों का आयोजन कर चुका हूं और आगे लोकसभा चुनाव तक और भी जितने भी जनपद में जा सकता हूं मैं जाके व्यापारी बंधुओं से वार्ता करूंगा। आज इसमें कोई दो राय नहीं, और मैं तो मंच से कहता हूं कि आज अगर हमारी सरकार देश में बन चल रही है, हमारी सरकार प्रदेश में चल रही है, तो सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो प्रदेश के व्यापारियों का है, क्योंकि व्यापारी जिसके साथ खड़ा हो जाता है निश्चित तौर पे उसकी सरकार बनती है। आज हमारी देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों से सरकार चल रही है और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पिछले 6 वर्षों से सरकार चल रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जो सुरक्षा का माहौल, जो सम्मान का माहौल आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनकी नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को देने का काम किया, आज उसी का नतीजा था कि 5 वर्ष की सरकार के कार्यकाल के खत्म होने के बाद दोबारा उत्तर प्रदेश में जब आम चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला। ये 38 वर्षों बाद हुआ, नहीं तो ट्रेंड तो उत्तर प्रदेश में यही हुआ करता था कि एक बार जिसकी सरकार बन जाती थी दोबारा कभी लौट के नहीं आती थी। एक बार जिसको मौका मिल जाता था दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता उस पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन 38 वर्षों बाद ऐसा समय आया, मैं कहूंगा संयोग है, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की भी बनी, आदरणीय योगी जी की दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और उसका मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा कारण था कानून व्यवस्था, सुरक्षा का माहौल जो प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने देने का काम किया। नहीं तो प्रदेश की छवि पहले क्या थी, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की भी प्रदेश में सरकार रही और तमाम और दलों की भी सरकार प्रदेश में रही। क्या माहौल प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश की छवि थी उस वक्त जब हम लोग किसी दूसरे प्रदेश में जाते थे
और बताते थे कि उत्तर प्रदेश से हैं, तो लोगों के जहन में केवल एक ही बात सबसे पहले आ जाती थी कि अच्छा उत्तर प्रदेश जहां पे गुंडे माफिया खुलेआम घूमते हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कुछ प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के वासी गए और होटलों में जब कमरा लेने गए, उन्होंने कहा कि हम यूपी से आए हैं, हम यूपी के इस जिले से आए हैं, तो उनको होटल वालों ने कमरा देने से मना कर दिया। ये छवि उत्तर प्रदेश की उस वक्त हमारे प्रदेश की छवि बाहर हुआ करती है। लेकिन आज कम से कम हम ये गर्व के साथ तो कह सकते हैं कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, उनके नेतृत्व में चल रही सरकार ने आज उत्तर प्रदेश की छवि को पूरी तरीके से बदलने का काम किया, पूरा यू टर्न आया। और आज तो लोग कहने लगे कि बाबा का बुलडोजर चल रहा है। अन्य प्रदेशों की सरकारों ने भी कहा कि जो बाबा का बुलडोजर है, जो माफियाओं पे चल रहा है, एक रोल मॉडल है वो। अब तो अन्य प्रदेश के लोग भी कहने लगे कि अच्छा वो बुलडोजर वाली सरकार चल रही है प्रदेश में। मुझे तो विधानसभा का सत्र चल रहा था, एक पत्रकार साथी ने पूछ लिया कि ये जो विपक्ष है, ये विपक्ष बड़ी आलोचना कर रहा है कि बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों के घरों को गिराया जा रहा है, फर्जी मुकदमे कायम कराए जा रहे हैं, जेलों में बंद कराया जा रहा है। हमने कहा कि अगर बुलडोजर चल रहा है तो बुलडोजर माफियाओं गुंडों पे चल रहा है, इसमें विपक्ष को तकलीफ क्या है, उनके पेट में क्यों दर्द होता है? और अगर माफियाओं गुंडों पे बुलडोजर नहीं चलेगा तो फिर बुलडोजर किस पे चलेगा? और मैंने कहा कि बुलडोजर चल भी रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अगर कोई प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उत्तर प्रदेश का ये बुलडोजर उन लोगों पे जरूर चलेगा। सबसे ज्यादा तकलीफ समाजवादी पार्टी को है कि माफियाओं पे कार्रवाई क्यों हो रही है, गुंडों पे कार्रवाई क्यों हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा पोषण अगर गुंडों को करने का काम किया था तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था, उनके नेताओं ने किया था, उनके पार्टी के मंत्रियों ने किया था, उनके पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने किया था। उस वक्त जितने दंगे प्रदेश में हुए, और मैं कहना चाहता हूं 800 से ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। और मैं किसी मंत्री का नाम नहीं लूंगा। मुजफ्फरनगर का तो दंगा हम नहीं भूले, ना प्रदेश की जनता भूल सकती है, जिसमें पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झुलसना पड़ा। और उस दंगा कराने का केवल एक ही कारण था कि मुजफ्फरनगर में कुछ दोषी लोगों को पुलिस ने पकड़ा और उन दोषी लोगों को एक प्रदेश के कद्दावर मंत्री के दबाव में पुलिस के हवालात से छोड़ा गया, और वही एक सबसे बड़ा कारण बना कि मुजफ्फरनगर का दंगा। ये वही समाजवादी पार्टी की सरकार है जिन्होंने दंगाइयों को, माफियाओं को, गुंडों को संरक्षण देने का काम किया और खुली छूट दी प्रदेश में कि आप जाइए और जितनी लूट कर सकते हैं करिए, गरीबों का मकान अगर कब्जा कर सकते हैं करिए, गरीबों की जमीन अगर कब्जा कर सकते हैं करिए, व्यापारियों का उत्पीड़न अगर कर सकते हैं तो करिए। ये छूट समाजवादी पार्टी ने उस वक्त गुंडे माफियाओं को देने का काम किया था। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अगर व्यापारी सुरक्षित है, अगर प्रदेश की जनता सुरक्षित है, अगर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का विश्वास अगर है, तो वो आज योगी जी के नेतृत्व पे है, योगी जी की सरकार पर है। मैं कभी कभी सुनता हूं व्यापारी लोग शिकायत भी करते हैं कि हमारा सरकार में ये काम नहीं हो पाया, हमारा सरकार में ये समस्या है, अभी ये हल नहीं हो पाई। मैं उनसे कहता हूं बाद में, देखिए सरकार जो आती है वो अपने हिसाब से काम करती है और जनता के उनके लिए काम करती है। लेकिन कम से कम हमें ये देखना चाहिए कि सरकार हमें कितनी सुरक्षा दे रही है, हमारा कितना सम्मान बढ़ा रही है। ठीक है, सबका 100% काम नहीं होता, सबका 100% काम नहीं होता, 100% काम तो हम लोग का भी नहीं होता, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि सरकार की नीयत क्या है, किस नीयत से सरकार काम कर रही है और किसके लिए सरकार काम कर रही है। आज मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस के लिए काम कर रही है, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के लिए, उनकी भलाई के लिए, और उनको प्रदेश की हर योजना से जोड़ने का काम अगर कर रही है तो हमारी सरकार कर रही है, बिना भेदभाव के, बिना किसी ये देखे कि कौन हमारे साथ था, कौन हमारे साथ नहीं था, क्योंकि सरकार तो पूरे प्रदेश की है।
योगी जी की सरकार ने बिना भेदभाव के प्रदेश में शासन किया। जो योजना निकाली, उस योजना के जो पात्र लोग थे, उन पात्रों को उस योजना से जोड़ने का काम किया, ये बिना ये देखे बिना कि ये हमारे साथ थे, ये हमारे साथ नहीं थे। ये विपक्ष नहीं है जो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना जानता था। ये विपक्ष की सरकार नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है जो केवल कुछ ही लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अपना शासन करती थी, सरकार चलाती थी। मैं तो पूछ देता हूं अखिलेश यादव जी से, मैं तो पूछ देता हूं समाजवादी पार्टी के लोगों से, दे जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को। वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, वो हमारे ऊपर, हमारी सरकार पे तमाम छीटाकशी करते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि वो उत्तर प्रदेश की जनता के सामने श्वेत पत्र जारी करें और बताएं कि 5 वर्ष की उनकी सरकार में अगर सरकारी नौकरी दी गई तो किस वर्ग को दी गई, अगर सरकारी पदों पे बिठाया गया तो किन लोगों को बिठाया गया। वो पिछड़ों की बात करते हैं, हालांकि मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, वो पिछड़ों की बात कर रहे हैं आज। वो बताएं कि पिछड़ों में केवल एक ही जाति विशेष लोगों को क्यों तरजीह दी गई उनकी सरकार में, बाकी लोगों को क्यों अलग छोड़ दिया गया। नौजवानों को सरकारी नौकरी जब दी जाती थी तो मुख्यमंत्री कार्यालय में, उनके समय में मुख्यमंत्री कार्यालय में लिस्ट तैयार होती थी और केवल 5 जनपदों को छांट लिया जाता था, उनके जिनको वीआईपी जनपद कहा जाता था, जिनको उनके परिवार का जनपद कहा जाता था, केवल उन जनपदों को छांटकर 60% नौकरियां उन जनपद में दे दी जाती थी और 40% में पूरे प्रदेश में देख लिया जाता था। ये भेदभाव करने का काम अगर किया तो समाजवादी पार्टी ने करने का काम किया था। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष को बिठाया गया, उस अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से खेलने का काम किया था और आज उसका नतीजा है कि समाजवादी पार्टी जो पूरी सत्ता में, प्रदेश में सत्ता में काबिज थी, 2012 से 17 के बीच में 17 के चुनाव में पूरा सुपड़ा साफ कर दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने और समाजवादी पार्टी की क्रेडिबिलिटी 0 उत्तर प्रदेश की जनता के सामने हो गई। आज समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं। जिन्होंने उत्तर प्रदेश को जातियों में बांटने का काम किया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को संप्रदाय के आधार पर बांटने का काम किया, जिस समाजवादी पार्टी ने, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भ्रष्टाचार का बीज बोने का काम किया, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर वो कोई है तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का बीज बोया। और आज अगर नौकरी लगती है तो मेरिट के आधार पर नौकरी लगती है, आज किसी की सिफारिश के आधार पर नौकरी नहीं लगती। ये मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपके। आज कोई मंत्री सिफारिश नहीं कर सकता, कोई विधायक सिफारिश नहीं कर सकता। आज अगर सरकारी नौकरी दे रहे हैं तो मेरिट के आधार पर दी जा रही है। जो काबिल है, जो जिसमें प्रतिभा है, आज उसको मौका मिल रहा है और उसको सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। एक बड़ा हमारे सामने नौजवानों की भी सामने एक एम्प्लॉयमेंट की बड़ी समस्या है और इसमें कोई दो राय नहीं कि एक भारत जैसा देश, उत्तर प्रदेश जैसा प्रांत, जो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा प्रांत है देश का, सबसे बड़ा प्रदेश है और राजनीतिक रूप से भी सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है, हमारे सामने एक बड़ी समस्या है एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की, कि हम रोजगार के अवसर कैसे पैदा करें, हम कैसे अपने नौजवानों को रोजगार दें, कैसे अपने नौजवानों को ये अवसर दें कि वो अपने पैरों पे खड़े नौकरी करें, नौकरी उनको, और वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। कम से कम हमारी सरकार प्रयास कर रही है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में अगर सीधी तौर पे देखा जाए तो सरकारी नौकरी देने में आदरणीय योगी जी ने करीब 5 लाख नौजवानों को उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी देने का काम किया। उनको सरकारी नौकरी, उनको डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, प्रदेश का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था बचा था जहां पे हमारे नौजवानों को सरकारी नौकरी ना दी गई उनकी प्रतिभा के आधार पे। और अगर मैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो एमएसएमई के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, एमएसएमई के माध्यम से 1 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारी सरकार ने देने का काम किया। अभी फरवरी में, पिछले 2 महीने पहले ही इन्वेस्टर समिट हुआ
पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स, और उसमें करीब 16 देश भी थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर समिट में भागीदारी दी करी। ये पहली बार उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट हुआ। नहीं तो पहले तो मुझे याद है सपा की सरकार थी, वो इन्वेस्टर समिट करने दिल्ली गई, तो कुछ लोगों ने पूछ लिया कि इन्वेस्टर समिट, आप उत्तर प्रदेश में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उस इन्वेस्टर समिट को दिल्ली क्यों कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इन्वेस्टर्स को प्रदेश में क्यों नहीं बुला रहे हैं? तो उनके एक मंत्री ने जवाब दिया, और उनके बड़े पावरफुल मंत्री थे, बड़े जिम्मेदार मंत्री थे। उन्होंने कहा, करे कहते उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश आने को तैयारी नहीं है, हमें दिल्ली जाके इन्वेस्टर समिट करना पड़ रहा है। ये माहौल था उस वक्त। हमारे यहाँ इन्वेस्टर समिट हुआ, 16 देशों के प्रतिनिधि उस इन्वेस्टर समिट में आए। देश के तमाम इन्वेस्टर, बड़े बड़े उद्योगपति इन्वेस्टर समिट में आए। 35 लाख करोड़ का इनके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स उत्तर प्रदेश सरकार को मिले। प्रदेश की जीएसडीपी, जिसे मैं कहता हूं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे स्टेट की, वो करीब 24 लाख करोड़ की है। और जब हमारा इन्वेस्टर समिट हुआ तो 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स हमें मिले, जो देश में सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल थे जो किसी प्रदेश को मिले, वो हमारा उत्तर प्रदेश था। ये विश्वास लौट कर आया। और ये विश्वास क्यों लौट कर आया? क्योंकि जहां पे सुरक्षा होती है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होता है, जहां पे इन्वेस्टर को लगता है कि अगर हम प्रदेश में आ रहे हैं तो हमारा निवेश भी सुरक्षित रहेगा, और हमें अगर जरूरत पड़ेगी सरकार की, उनकी मदद की, तो सरकार हमारे मदद के लिए खड़ी भी हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की मैं बात करूं तो आज हम दूसरे नंबर पे पहुंच गए देश में, जहां हम 11वें नंबर पे हुआ करते थे। आज इकोनॉमी की बात करूं तो आज हमारी इकोनॉमी, अगर हम देश में अन्य प्रांतों से वो कर लें, कंपैरिजन कर लें, महाराष्ट्र को, क्योंकि मुंबई को देश का फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है, कहा जाता है, उसके बाद अगर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसी की है तो वो हमारे प्रदेश की है। आज ये बदलाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में आया है, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल में आया है कि हम सुरक्षा सुशासन के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। हमारे लिए उत्तर प्रदेश की जनमानस पहले है, उसके बाद सरकार है। जब तक जनमानस का सम्मान, मान और जनमानस के लिए योजनाओं को चलाने का काम हमारी सरकार कर रही है। कुछ ही दिन बाद लोकसभा चुनाव भी शुरू होगा, क्योंकि 2024 का आम चुनाव होना है, और प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव होना है। आज देश में तमाम राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, और विपरीत विचारधाराओं वाले दल, जिनकी विचारधाराएं बिल्कुल अलग हैं, जो एक प्लेटफॉर्म पे कभी आ नहीं सकते, आज वो सारे दल इकट्ठा हो गए और उन्होंने नारा दे दिया कि प्रदेश से मोदी को हटाओ, मोदी की सत्ता को हटाओ, मोदी को देश के प्रधानमंत्री के पद से हटाओ। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे और प्रादेशिक दल हो, छोटे छोटे दल हो, वो सब एक मंच पे आ गए। मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर तुम मोदी हटाने का नारा दे रहे हो तो देश की जनता तुम्हें हटाने का नारा दे देगी, क्योंकि आज मोदी जी का विश्वास देश के 130 करोड़ लोगों के जनमानस में है। बिना उन्होंने रुके थके आज उन्होंने देश की सेवा करने का काम किया। हमें गर्व होता है कि आज अगर देश के गौरव को बढ़ाने का किसी ने काम किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गौरव को बढ़ाने का काम किया है। एक समय वो भी था जब देश में यूपीए की सरकार चल रही थी। देश के प्रधानमंत्री उस वक्त आदरणीय मनमोहन जी थे। मुझे किसी प्रधानमंत्री पे कटाक्ष नहीं करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है और उस पद पे बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान होना ही चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूं, एक वो भी वक्त था जब देश पे कोई संकट आता था तो हमारे देश की सरकार विदेशों में जाके मदद मांगती थी। ऐसी कंट्रीज में जाके मदद मांगती थी जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं, जो अपने आप को पावरफुल देश कहते हैं। हमारी सरकार जाती थी और उनसे कहती थी कि भाई हमारे देश में यह संकट आया है, आप लोग फाइनेंशियली हमारी मदद करिए और भी तरीके से हमारी मदद करिए जिससे हम अपने लोगों की मदद कर सकें, बचा सकें। लेकिन आज
ये बदलाव आया कि जब हमारे देश में नहीं बल्कि जब विश्व में संकट आया, कोरोना का संकट आया, तो विश्व की बड़ी बड़ी ताकतों ने भारत के सामने आके मदद मांगने का काम किया और कहा कि जब तक भारत हमारी मदद नहीं करेगा तब तक हम अपने देश के नागरिकों को नहीं बचा सकते हैं। आज ये बदलाव हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये करने का काम किया। पूरे विश्व में के नेताओं ने आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपना नेता माना। आज वो केवल हमारे ही नेता नहीं है, आज देश के नेता नहीं है, बल्कि विश्व पटल पे बड़े बड़े देश राष्ट्राध्यक्षों ने, बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्रपतियों ने ये माना कि सबसे अच्छा प्रबंधन अगर कोरोना में किसी देश ने करने का काम किया तो भारत ने करने का काम किया और अपने भारत ने अपने नागरिकों को बचाने का काम किया है। इतना अच्छा प्रबंधन किसी देश की सरकार ने नहीं किया। 40 बिलियन डोजेस, कम से कम 40 करोड़ से ज्यादा डोजेस देने का काम, 400 करोड़ 40 बिलियन 400 करोड़ डोजेस अगर दुनिया को देने का किसी ने काम किया तो वो हमारे देश ने देने का काम किया, बाकी किसी देश ने करने का काम नहीं किया। आज ये गौरव का विषय है हमारे लिए, ये पल है गौरव का हमारे लिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज हमारे देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया, देश के 130 करोड़ लोगों के गौरव को बढ़ाने का काम किया। और अगर मैं पूछ भी लूं, एक आम नागरिक की हैसियत से पूछूं कि अगर देश का प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है तो क्या लगता है आपको किसका नेतृत्व देश में होना चाहिए और देश का प्रधानमंत्री बनने लायक कौन है? तो मैं समझता हूं कि 95% से ज्यादा जनता यही कहेगी कि इस देश का नेतृत्व अगर कोई कर सकता है तो वो केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, उनके अलावा देश में और कोई देश का नेतृत्व नहीं कर सकता। ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की है, हम सबकी है आने वाले लोकसभा चुनाव में, क्योंकि प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है राजनीतिक दृष्टि से और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश से जीत के जाता है उसकी सरकार निश्चित तौर पर केंद्र में बनती है। मैं तो आज आह्वान करने आया हूं अपने व्यापारी बंधुओं से कि अब हमारी जिम्मेदारी है, जब सुरक्षा हमें भारतीय जनता पार्टी दे रही है, सम्मान हमें भारतीय जनता पार्टी दे रही है, सुशासन की सरकार हमारी चल रही है, तो फिर हमारी भी जिम्मेदारी है कि कम से कम इस बार हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जिताकर भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और देश में तीसरी बार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ये जिम्मेदारी हम सबकी है और मैं आह्वान करने आया हूं, आप लोगों से अनुरोध करने आया हूं। हालांकि यहां तो हमारे सांसद हैं ही, यहां जीते हैं हमारे सांसद, लेकिन आने वाले चुनाव में आपकी और भी आसपास के यहाँ पे इलाकों में अगर पहचान हो, ये माहौल, मैं तो कहता हूं व्यापारी जितना अच्छा माहौल बनाता है उतना अच्छा माहौल कोई नहीं बना सकता, क्योंकि हम लोग बाजारों में बैठते हैं, मंडियों में बैठते हैं और अगर बाजार से चर्चा शुरू हो जाए कि ये पार्टी जीत रही है, इसका माहौल बहुत अच्छा है, तो उसका माहौल अपने आप बन जाता है। और मैं तो कहूंगा कि हमें अभी से ही ये जो लुटेरों की पार्टी है, जो ये लुटेरों का जो दल इकट्ठा हो रहा है मोदी जी के खिलाफ, तमाम ये लुटेरे हैं जिन्होंने केवल परिवारवाद को देखा, जातिवाद को देखा, तुष्टीकरण को देखा, जिन्होंने केवल गुंडे माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया, ये लुटेरे आज प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो खूब सभी देखते हैं, लेकिन नेतृत्व उसी को मिलता है जिसके प्रति जनता में विश्वास होता है, जिसके मन में, जिसके प्रति। और आज मैं ये कह सकता हूं कि प्रदेश के 25 करोड़ और देश के 130 करोड़ जनमानस के मन में आदरणीय मोदी जी के प्रति विश्वास है और ये सम्मान है कि मोदी जी जब तक हैं तब तक हमारा देश सुरक्षित भी रहेगा, हमारे देश का सम्मान बढ़ता भी रहेगा। और मैं तो यही कहूंगा कि हम सब लोग एकजुटता के आधार से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करें एक तरफा, और एक बार फिर से हमारी सरकार बने। मैं आज इस मौके पे ये जरूर कहूंगा, जब मैं धन्यवाद दूंगा आपका, मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपके बीच में आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं यहाँ पे आता हूँ, अपनापन लगता है। और मैं तो ये आज इस मंच से कहूंगा, मेरा दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है। आपके
व्यापारियों के लिए खुला है, आपके लिए खुला है। मैंने हमेशा ये कोशिश करी कि मैं के व्यापारियों का अगर कोई समस्या है तो समस्या का समाधान कर सकूं। और मेरा हमेशा ये भी मानना है, मेरे पिता का भी मानना यही है और मेरा भी यही मानना है कि व्यापारी वर्ग को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में जरूर सक्रिय होना चाहिए। मेरी शिकायत हमेशा यही रहती है कि हम लोग व्यापारी काम करते हैं, काम करो, व्यापार चलाइए, लेकिन घर में एक को जरूर राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ना चाहिए, एक को जरूर राजनीति में आगे आना चाहिए। राजनीतिक तौर पे हमें सक्रिय होना चाहिए, तभी हम अपने अधिकारों को भी मांग सकते हैं, अपने अधिकारों को ले सकते हैं। आज कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो व्यापारियों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ सके। और मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को जितना आगे बढ़ा रही है उतना कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ाती, क्योंकि वो देखते हैं कि कौन काम कर सकता है, कौन राजनीति में आगे बढ़ सकता है, कौन मेहनत कर सकता है। और अगर कोई ऐसा है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी उसे राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ाती है। मैं तो आज आह्वान करने चाहूंगा, राजनीति में आगे बढ़ेंगे तो व्यापार भी सुरक्षित हो जाएगा और राजनीति में आगे बढ़ के हम अपने आप को राजनीतिक तौर पर भी मजबूत कर सकते हैं। मैं आज इतना ही कहने आया हूं यहाँ पे कि हम सब मिलके हम अपने नेतृत्व के हाथों को मजबूत करते हुए जो ये सुशासन की सरकार चल रही है, जो ये समन्वय की सरकार चल रही है, हम उस सरकार को हम मजबूत करें, अपने नेतृत्व के हाथों को मजबूत करें और एक बार फिर से आदरणीय योगी मोदी जी को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में देखें। इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं आपको देके जा रहा हूं कि हम सब आगे बढ़े और जहां मेरी आवश्यकता आपको पड़े, मैं आज मंच से कहे जा रहा हूं, जहां मेरी आवश्यकता आपको पड़ेगी निश्चित तौर पे आपका ये साथी आपके बीच में खड़ा मिलेगा। आपकी कोई भी समस्या होगी, आपके समस्या के समाधान के लिए हमेशा आगे काम करता रहूंगा और काम किया, आगे काम करता भी रहूंगा। बहुत बहुत सबका हार्दिक आभार, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।